नमस्कार, इंडिया वॉइस पर रिपोर्टर लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षी त्रिपाठी और अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आज हम बात करेंगे बाढ़ की। जिस तरीके से बाढ़ की स्थिति जो अभी बनी हुई है, विभीषिका झेल रहे यूपी के लोग, उसको लेकर आज बात करेंगे। धामी कैबिनेट में बैठक में अहम फैसले हुए, उसको लेकर भी बात होगी और साथ ही साथ झारखंड और छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों को लेकर भी बातचीत करेंगे और हमारे रिपोर्टर्स, हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से उसको लेकर तमाम जानकारियां देंगे। धार और रफ्तार की भी इसमें बात होगी रिपोर्टर लाइव में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़ी खबर की। सबसे बड़ी खबर जो कि आपको बता रहे हैं बाढ़ को लेकर। यूपी में बाढ़ के कहर से कई जिले प्रभावित हुए हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ इसको लेकर काफी सख्त नजर आए हैं। एक्शन मोड में सीएम नजर आए हैं। सीएम योगी ने अफसरों और मंत्रियों के साथ बैठक करके उनको खास निर्देश दिए और वहीं खुद भी बाढ़ प्रभावित जिलों का सीएम ने दौरा किया, हालातों का उन्होंने जायजा लिया। और इस खबर पर हमारे खास जो सहयोगी हमारे रहे, उन्होंने भी खास तौर पर नजर डाली और इसी खबर पर हमारे सहयोगी अखंड प्रताप शाही ने बाढ़ का कहर देखा है, किस तरीके से बाढ़ की स्थिति रही है, उसको लेकर पूरी जानकारी ली है। प्रदेश के 15 जिलों के 1500 से अधिक गांव इस समय बाढ़ की विभीषिका से दो चार हो रहे हैं। आज इसी मसले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मुख्यमंत्री आवास पर एक बैठक बुलाई थी और उस बैठक में उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों में तत्काल मंत्रियों के समूह को पहुंचने की ताकीद की है, निर्देश दिए हैं। उन्होंने ये भी निर्देश दिया है कि सभी राहत कार्यों को तेज किया जाए, अतिवृष्टि से उपजी परिस्थितियों की उच्च स्तरीय समीक्षा करते हुए उसके जो भी ज़रूरी दिशा निर्देश हैं वो लोकल स्तर पे शुरू किया जाए। 24/7 एक्टिव रहने वाला कंट्रोल रूम उन तमाम ज़िलों में बनाया जाए जहां पे बाढ़ आई हुई है और इसके अलावा जो फसलों को नुकसान हुआ है उसको भी आकलन किया जाए, उसकी सर्वे रिपोर्ट तैयार की जाए और फिर उसे मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचाया जाए ताकि जल्द से जल्द किसानों को हुए नुकसान की भरपाई की जा सके, उन्हें मुआवजा दिया जा सके। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने प्रतिकूल प्रभाव देखते हुए जो किसानी और पशुधन और जनजीवन को हुआ है उसके मद्देनज़र सभी को भरण पोषण के लिए ज़रूरी प्रबंध करने के भी निर्देश दिए हैं और साथ में सर्पदंश, अतिवृष्टि, आकाशीय विद्युत और डूबने से हुई जनहानि को देखते हुए भी सारी व्यवस्था करने को की है, मुआवजा देने की बात की है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने आज बाढ़ प्रभावित इलाकों में श्रावस्ती, बलरामपुर और बहराइच का हवाई दौरा भी किया है और वहां पे लोगों को राहत सामग्री भी बांटी है। कैमरामैन सुभाष चंद्रा के साथ अखंड प्रताप शाही, इंडिया वॉइस, लखनऊ। चले आगे बढ़ेंगे। नेपाल की सीमा के पास यूपी के सिद्धार्थनगर जिले में नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और जलस्तर बढ़ने की वजह से तबाही भी आसपास के इलाके में मच रही है। पानी खेतों से लेकर रिहायशी इलाकों, दुकानों, मकानों, स्कूलों में भर रहा है और जिससे लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। वहां के हालात का जायजा हमारे सहयोगी राकेश यादव ने लिया। इन दिनों लगातार हुए बारिश की वजह से सिद्धार्थनगर जिले में सैकड़ों गांव में पानी घुस चुका है बाढ़ का और नदियां उफान पे हैं। जलस्तर नदियों का बढ़ गया है। नेपाली नदियों की कांटेक्ट होने की वजह से सिद्धार्थनगर जिले में तबाही मचा रखा है बाढ़ ने। सैकड़ों गांव में पानी घुस गया है बाढ़ का, जहां लोग अब सुरक्षित स्थान पर रहने को मजबूर हैं, अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थान पर रह रहे हैं। वहीं मौके पर जिलाधिकारी भी पहुँच रहे हैं, गाँव का जायजा ले रहे हैं। उनका कहना है कि 30 गांव मैरुंड भी हो चुके हैं। तो मैरुंड गांव में चारों तरफ से पानी घिर चुका है और लोगों से नाव के सहारे लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की है। आपको बता दें कि सिद्धार्थनगर जिले में नदियों का जलस्तर इतनी तेज़ी से बढ़ रहा कि बाढ़ से लोग तबाह हैं। यहाँ के लोग, उनका कहना है कि हम लोगों को अभी तक कोई सुविधा भी नहीं मिली है, ना ही कोई राहत सामग्री मिली है। लेकिन वहीं जिलाधिकारी का कहना है कि अब राहत सामग्री लोगों को मिलेगा, जो भी बाढ़ प्रभावित लोग हैं उनके घर जाकर वो राहत सामग्री पहुंचाएंगे और आला अधिकारियों को भी लगा रखा है कि गांव का भ्रमण करते रहें, कहीं कटान ना हो। तो ये नेपाली नदियों के इससे कांटेक्ट होने की वजह से जल स्तर बहुत तेज़ी से बढ़ा है, जिसकी वजह से बाढ़ पूरी चारों तरफ फैल चुकी है और लोग परेशान हैं, सुरक्षित स्थान पे जाके अपना बसर कर रहे हैं। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव, इंडिया वॉइस।
गाहे बगाहे अपने विवादित बयानों से लगातार सुर्खियों में रहने वाले बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री बंशीधर भगत एक बार फिर से विवादों में गिर गए और इस बार वजह है कि उन्होंने देवी देवताओं को लेकर विवादित टिप्पणी कर दी है और फिर उसके बाद जब विवाद ज्यादा बढ़ गया तो भगत ने इसको लेकर माफी भी मांग ली है। कैसे हुआ बयान और क्या कुछ बवाल रहा, और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि माफी भगत जी ने किस तरीके से मांगी है, इसको लेकर हमारे सहयोगी अमित चौधरी ने पूरी जानकारी दी है। भारतीय जनता पार्टी के अति वरिष्ठ नेता, उत्तराखंड राजनीति के एक बड़े चेहरे बंशीधर भगत अपने विवादित बोल के चलते एक बार फिर से सुर्खियों में नजर आ रहे हैं। जी हाँ, जिस तरीके से बालिका दिवस के दिन भरे मंच से उन्होंने जिस प्रकार महिलाओं और लड़कियों के लिए जो शब्द प्रयोग करे, उसके बाद कहीं ना कहीं उनके इस बयान से उनकी किरकिरी लगातार हो रही है और कहीं ना कहीं उनको सवालों के घेरे में लगातार खड़ा किया जा रहा है। वहीं लगातार बंशीधर भगत की बात करें तो पूर्व में भी उनके कई विवादित बोल आए थे, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी की भी किरकिरी यहाँ पर हुई थी और कहीं ना कहीं बंशीधर भगत को इसमें सफाई भी देनी पड़ी थी। और वहीं अब जिस तरीके से उनके बयान सामने आया है, उसके बाद से लगातार जो उनके बयानों के बाद उनकी किरकिरी हो रही है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं चौतरफा सवालों से वो लगातार घिर रहे हैं। और उसके बाद से लगातार बंशीधर भगत का भी इस मामले में कोई बयान नहीं आया, लेकिन लगातार उनकी किरकिरी होने का मतलब यही माना जा रहा है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार अगर अनुशासन समिति की बात करें तो क्या उस पर कोई कार्रवाई की जा सकती है अथवा नहीं, ये एक देखने वाली बात होगी। अमित चौधरी, इंडिया वॉइस, हल्द्वानी। बीसीसीआई अध्यक्ष पद से सौरभ गांगुली को रिप्लेस करने पर टीएमसी और बीजेपी में सियासी वार और पलटवार शुरू हो गया है और इस खबर पर पड़ताल की हमारे सहयोगी नितिन चौधरी ने। सौरभ गांगुली पर जो सियासत हो रही है उसको लेकर नितिन चौधरी ने क्या कुछ जानकारी दी है, आप सुनिए। बीसीसीआई अध्यक्ष पद को लेकर सियासी पारा सातवें आसमान से पार जा रहा है। आपको बता दें कि मौजूदा सत्ताधारी पार्टी टीएमसी ने आरोप लगाया कि मौजूदा अध्यक्ष बीसीसीआई को सौरभ गांगुली को पद से हटाया जा रहा है, वो भाजपा में शामिल नहीं हुए, तो उसी को देखते हुए टीएमसी ने तंज कसा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने उधर से पलटवार करते हुए कहा है कि क्या टीएमसी की कोई बड़ी भूमिका थी जो सौरभ गांगुली को अध्यक्ष पद पर देखना चाहती थी, लेकिन अब उसमें देखना होगा कि 18 अक्टूबर को बोर्ड की जो बैठक होगी, बोर्ड बैठक में नए अध्यक्ष पद का नाम सामने आएगा। वहीं अब देखना होगा कि सियासत जो है कब तक गरमाती है। महाराष्ट्र से कैमरामैन निक्की के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस। आगे बढ़ेंगे। देहरादून में बुधवार को उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट बैठक की गई और इस बैठक में किन किन अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है, क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसले यहां पर लिए गए हैं, इस पर रोशनी डाली है हमारे सहयोगी अभय कैंथुरा ने। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुरू हुई कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों से जुड़े हुए, महिलाओं से जुड़े हुए और कई विभागों से जुड़े हुए अहम फैसले आज लिए गए। सबसे बड़ा फैसला राजस्व पुलिस से जुड़ा हुआ फैसला था, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि आगामी दिनों में, यानी पिछले दिनों की तुलना में या जो भी पूरा ग्राफिक्स रहा है उसमें जहां पर भी पर्यटन ज़्यादा बढ़ा है, ऐसे क्षेत्रों में जहां आपराधिक ग्राफ ज़्यादा बढ़ा है, उस क्षेत्र को राजस्व पुलिस से हटाकर रेगुलर पुलिस को दिया जाएगा। वहाँ पर 6 नए थाने, 20 नई चौकियाँ वहाँ पर खोली जाएगी, नए पद वहाँ पर पुलिस के क्रिएट किए जाएंगे। कोशिश यही रहेगी कि उस क्षेत्र में रेगुलर पुलिस काम कर सके और वहाँ पर जो अपराध या पर्यटन है लोगों को सुरक्षा वहाँ पर मिल सके। इसके अलावा महिला आरक्षण को लेकर मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यहाँ पर अधिकृत किया है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस अध्यादेश को लेकर अधिकृत किए गए हैं। उनकी तरफ से जो सुझाव या काम किया जाएगा इस अध्यादेश पर किया जाएगा, ताकि आगामी विधानसभा सत्र में इस अध्यादेश को लाने का काम हो और महिला आरक्षण जो विधेयक है उसको सुरक्षा प्रदान हो सके। इसके अलावा जो महंगाई भत्ता कर्मचारियों की मांग थी, दीपावली बोनस की जिसकी सभी लोगों को इंतजार था, उसके लिए भी मंत्रिमंडल की तरफ से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यहाँ पर अधिकृत किया गया। उनकी तरफ से अनुमोदन यहाँ पर किया जाएगा और अंत में वही अनुमोदन लास्ट में कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात के रूप में होगा। ये कहा जा सकता है कि आज की इस कैबिनेट बैठक में कई अहम निर्णय और भी लिए गए। किसानों से जुड़ा हुआ अहम निर्णय था, जो बागवानी से संबंधित जो सब्सिडी दी जाती थी, जिसमें अब तक ये कहा जा सकता था कि 50% केंद्र सरकार देती थी सब्सिडी, उसमें राज्य सरकार 25% और अपना सब्सिडी ऐड रहेगी और किसानों को 75% सब्सिडी यहाँ पर बागवानी तहत दी जाएगी। बड़ा निर्णय, राज्य के लाखों हजारों किसान इससे लाभान्वित होंगे और ये कहा जा सकता है कि आज की कैबिनेट में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हर उस निर्णय को यहाँ पर टच किया है जो कर्मचारियों से जुड़ा हुआ था, राज्य के विकास से जुड़ा हुआ था और इसके लिए आने वाले दिनों में इसके दूरगामी परिणाम भी देखने को मिलेंगे। कैमरामैन हसुनियाल साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून।
झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने सूबे में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया है और आज से शुरू इस कार्यक्रम के तहत सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की पहल की जाएगी। और इस सरकारी कसरत की और जिस तरीके से इस पहल की शुरुआत की गई है, इसकी पड़ताल हमारे सहयोगी राकेश कुमार ने की। झारखंड की हेमंत सरकार एक बार फिर से आपके द्वार कार्यक्रम शुरू कर रही है। सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि इस कार्यक्रम के तहत जो चीज़ें चलने वाली हैं उसमें सरकार की तमाम योजनाओं को लेकर आगे बढ़ा जा सकता है और कोशिश की जाएगी कि किसी भी स्थिति में जो सरकार की योजनाएं हैं वो जनता तक पहुँचे। सरकार की तरफ से जो कार्यक्रम चलाए जाने हैं वो पूरे राज्य में चलाए जाने हैं और इसको लेकर लगातार सरकार के तमाम अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और साथ ही साथ हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री ने कई बार इसकी चर्चा भी की है कि आने वाले समय में सरकार तेजी से राज्य के विकास को लेकर बातचीत करेगी। हालांकि हाल के दिनों की बात की जाए तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि राजनीतिक उठापटक के बीच कहीं न कहीं कई चीज़ों को लेकर चला जा रहा था कि आखिर आने वाले समय में राज्य का विकास कैसे होगा और इसको लेकर लगातार सवाल भी खड़े किए जाते रहे थे। हालांकि इस बार की बात की जाए तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पहल की है और कोशिश की है कि आने वाले समय में राज्य का विकास हो, क्योंकि 3 साल हो चुके हैं और 2 साल कोरोना काल के ही कट गए हैं। ऐसे में राज्य सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि जनता के बीच किस तरीके से फिर से एक बार जाएगी और किस तरीके से तमाम योजनाओं को लेकर आगे काम कर पाएगी। इन सारे जद्दोजहद के बीच से अब जाकर फिर से एक बार सरकार ने तेजी से काम करने का मन बनाया है और ऐसे में इस कार्यक्रम के तहत कहीं न कहीं मुख्यमंत्री अपनी पार्टी और अपनी उपस्थिति जनता के बीच फिर से एक बार कहीं न कहीं दिखाने की कोशिश करेंगे और आने वाले समय में जब चुनाव होंगे इन सारी चीज़ों को लेकर आगे बढ़ने की पहल भी की जा सकती है। ग्रामीण जरूरतमंद लोगों के लिए काम कर रहे हैं लोगों को मिलकर और जो अब तक 20 वर्षों में नहीं हुआ, जहाँ झारखंड रुकी सी रह गई थी अब झारखंड चलने लगा है। गांव-गांव में पदाधिकारी जा रहे हैं और इस बार का प्रोग्राम ही के नाम से आपको अंदाजा लगा सकते हैं कि ये प्रोग्राम कितना भव्य है। आगे बढ़ेंगे। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद उन्हें भारत रत्न देने की मांग लगातार अब उठ रही है और इस बाबत समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आईपी सिंह ने राष्ट्रपति को पत्र भेजा है और इस खबर पर जानकारी देंगे हमारे संवाददाता विवेक कश्यप। तमाम जानकारी उन्होंने इसको लेकर ली है, नेताजी को भारत रत्न देने को लेकर। मुलायम सिंह यादव अब हमारे बीच नहीं रहे। मुलायम सिंह यादव एक नाम नहीं, एक काम है, जो कि इटावा, लखनऊ, सफाई में वो अपने कार्यकर्ताओं को नाम से और उनके गांव के नाम से पुकारते थे। उनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो अपने कार्यकर्ताओं को नाम से याद रखते थे। बड़ी भीड़ हो उसमें वो नाम से अपने कार्यकर्ताओं को बुला लेते थे और उनकी समस्याओं को सुनते थे। आपको बता दें, मुलायम सिंह यादव 8 बार विधायक, 7 बार सांसद और 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और वहीं देश के 1 बार रक्षा मंत्री रहे। अब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आईपी सिंह ने अपने लेटर हेड पर एक पत्र लिखा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कि उन्हें भारत रत्न से नवाजा जाए। ये भारत रत्न की मांग जो है वो समाजवादी पार्टी के जो तमाम बड़े चेहरे हैं वो मांग कर रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो मुखिया थे मुलायम सिंह यादव, वो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के लिए और विधायकों के लिए, सांसदों के लिए एक आवाज़ बनकर खड़े होते थे, उनकी समस्याएं सुनते थे। कहीं ना कहीं लगातार जो ये भारत रत्न की बात कर रहे हैं उनको नवाजने की, तो कहीं ना कहीं ये जो लेटर पैड राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखा गया है, लगातार इस पे मांग की जा रही है कि उनको जल्द से जल्द भारत रत्न से नवाजा जाए। क्योंकि मुलायम सिंह यादव एक छोटे से गांव से निकले, सफाई से, जो कि अपनी राजनीतिक कैरियर शुरू किया और लोगों की आवाज़ बने। तो कहीं ना कहीं लगातार जो मुलायम सिंह यादव है वो लोगों की आवाज़ बनकर ऊपर उभरे। आज वो एक बड़ा चेहरा बन गए, लोगों के अंदर एक अपनी छवि छोड़कर चले गए हैं और कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता हैं, समाजवादी पार्टी है, पूरी तरह से निराश है, क्योंकि एक बड़ा राजनेता उन्होंने खो दिया है। इंडिया वॉइस से मैं विवेक कश्यप, लखनऊ।
चलिए आगे बढ़ेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज का दौरा करते हुए सर्किट हाउस प्रयागराज में बैठक की और जिसमें पदाधिकारियों के साथ साथ जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं के साथ साथ बातचीत की है। तमाम जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहे। और आपको बता दें कि इसी पर ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता शोएब रिजवी देंगे। संगम नगरी प्रयागराज में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। वो इस प्रयागराज के सर्किट हाउस में न सिर्फ कार्यकर्ताओं से मिले बल्कि जनप्रतिनिधियों के साथ भी उन्होंने संवाद किया। इस बीच में उन्होंने कार्यकर्ताओं से जो विकास कार्य है उसकी जानकारी इकट्ठा की, खास तौर से जनप्रतिनिधियों से भी उनके क्षेत्रों के हालात के बारे में जानना। इसके बाद उन्होंने बाकायदा सर्किट हाउस में ही अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की, जिसमें आगामी जो माघ मेला होने वाला है उसकी तैयारियों को लेकर के भी उन्होंने उनसे बातचीत की और कुछ निर्देश भी दिए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अपने दौरे के दौरान उन्होंने न सिर्फ कार्यकर्ताओं से हालात जानने की कोशिश की बल्कि जो अधिकारी हैं उनके साथ भी जो विकास कार्य हैं उसकी समीक्षा की। ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में जो निकाय के चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की और उनसे हालात जानने की कोशिश की। ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिन चूँकि चुनावी समय के होंगे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरीके से तैयारियां कर रही है और ख़ास तौर से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जिनका ये एक तरह से गृह जनपद भी है, ऐसे में इन पर ज़्यादा जिम्मेदारी होगी। शोएब रिजवी, इंडिया वॉइस, प्रयागराज। देवभूमि की राजधानी देहरादून को आपको बता दें कि 26 करोड़ लागत से बने एफडीए भवन की सौगात मिली है और सीएम धामी ने विधिवत इसका लोकार्पण किया है। लोगों को ये अर्पित कर दिया गया है और इसी खबर पर रोशनी डाल रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ भाटिया। उत्तराखंड में एफडीए भवन का आज विधिवत रूप से लोकार्पण हो गया है। भले ही कर्मचारियों की कमी से जूझ रहे इस विभाग को लगातार जो है ये कहा जा रहा है कि इसको हाईटेक किया जाएगा, बेहतर बनाया जाएगा, कर्मचारियों की तैनाती जल्द से जल्द कर दी जाएगी। महज जो है आधा दर्जन इंस्पेक्टरों के भरोसे पूरे राज्य में इससे काम लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने आज इस भवन का लोकार्पण किया। 26 करोड़ की लागत से इस भवन को तैयार किया गया, जिसमें लगभग 13.5 करोड़ की लागत से एक लैब तैयार की गई है, जिसमें जो एक हाईटेक लैब होगी, जिसमें पहले जो दवाओं के सैंपल भरे जाते थे वो रुद्रपुर जाते थे, चंडीगढ़ जाते थे, जिसमें आने में उनको खासा समय लग जाता था। लेकिन अब जो है इस तरीके के हालात नहीं होंगे। बाकायदा अब जो है ये सैंपल यहीं पर जांच हो सकेगी और जल्द से जल्द इसकी जो है रिपोर्ट भी लोगों तक पहुंच सकेगी, जिससे जो नकली दवाओं को लेकर जो सरकार गंभीरता दिखाती है, जो दावा करती है, उस पर कहीं ना कहीं एक बड़ा एक्शन होगा। ये बताया जा रहा था कि तमाम उद्योगपति यहाँ पर मौजूद थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन उद्योगपतियों से भी ये अपील की है कि अपने उद्योगों को पहाड़ों पर भी जो स्थापित किया जाए, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि मैदानी जनपदों में उद्योग स्थापित होते हैं। उन उद्योगों से जो है मैदानी जिलों का तो विकास होता है लेकिन पहाड़ी जनपदों का विकास नहीं हो पाता। लिहाजा इस तरफ जो है लोगों से अपील मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है कि वह पहाड़ी जनपदों का भी विकास करने में सरकार की मदद करें। मुख्यमंत्री ने चिंता व्यक्त की है, चाहे वो पौड़ी की बात की जाए, रुद्रप्रयाग की बात की जाए, चमोली या चंपावत या फिर पिथौरागढ़, सभी जिलों में जो है उद्योग लगाए जा सकते हैं। लेकिन अभी तक जो लोगों के द्वारा वहाँ उद्योग नहीं लगाए गए। मुख्यमंत्री ने जरूर कहा कि अगर पहाड़ों पर उद्योग लगेंगे तो जाहिर सी बात है कि पलायन भी रुकेगा। इसके साथ ही जो है रोजगार के जो नए संसाधन है वो भी जो है सृजित हो सकेंगे, जिसका लाभ जो है वहाँ के लोगों को मिल सकेगा। ये भवन के बन जाने से यहाँ बहुत सारी जो मैन पावर का ह्रास होता था, हमारी बहुत सारी सामर्थ्य अन्य कामों में लगती थी, आने जाने में लगती थी, तो उसका एक तो समाधान होगा और जल्दी से त्वरित रूप से यहाँ पर ये सब सुविधा यहाँ प्राप्त हो जाएगी और अपने आप में ये एक बहुत बड़ा काम यहाँ पर आज प्रारंभ हुआ है। इसके साथ ही जो पोस्टों की जो बात है, वो पोस्टें हमारी प्राथमिकता में हैं और हर कीमत पर हम तय समय सीमा पर सारी पोस्टों को भरने की प्रक्रियाओं को कर रहे हैं। पिछले करीब 6 महीने से छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत सूबे के विधानसभाओं के दौरे पर हैं और आम जन से मुलाकात करके सरकारी विकास कार्यों और योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर पड़ताल कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। और इसी कड़ी में बुधवार को सीएम बघेल सख्ती जिले के जेजेपुर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे और उनके इस दौरे को लेकर पड़ताल की हमारे सहयोगी मनोज शुक्ला ने। आज अपने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत सत्ती विधानसभा क्षेत्र के जयजयपुर गांव में पहुंचे। उन्होंने वहां पे माता जी का दर्शन पूजन किया, प्रदेशवासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना की।
जिसके तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम में स्वयं लोगों के बीच में जाकर लोगों से आवेदन लिया, उनके कार्यों को जाना, उनको क्या तकलीफ है, क्या दुख है जनता को। इस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी से मिलजुल कर सभी का कुशलक्षेम भी जानने की कोशिश की। आपको बता दें, साथ ही साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वहाँ पर कई बड़ी घोषणाएँ दी और लोगों को ये बताया कि हम आपके बीच में आए हैं और जो हमारे द्वारा योजना आप लोगों के लिए लाई जाती है उसके बारे में हम जानने के प्रयास करने के लिए ही हम आप लोगों के बीच में आते हैं। मनोज शुक्ला, रायपुर। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह से जुड़े मामले में मनीष यादव की ओर से दायर याचिका पर आज सुनवाई होनी थी, मगर ऐसा नहीं हो सका। क्या वजह रही, ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी मनोहर पटेल। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। श्री कृष्ण विराजमान और शाही ईदगाह विवादित भूमि मामले को लेकर आज मथुरा कोर्ट में सुनवाई होनी थी। यह सुनवाई 7-11 को लेकर मनीष यादव की याचिका पर होनी थी। अभी कोर्ट में 7-11 को लेकर मामला विचाराधीन है। अभी कोर्ट यह तय करेगा कि यह मामला सुनने लायक है या नहीं। इससे पहले मनीष यादव ने हाई कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था और हाई कोर्ट ने एक आदेश जारी किया था कि सभी वादों का निस्तारण 3 माह के अंदर किया जाना चाहिए, जिसे लेकर सभी वादों को लेकर कोर्ट में लगातार सुनवाई हो रही थी। लेकिन आज कंडोलेंस के चलते यह सुनवाई नहीं हो सकी। आपको बता दें कि कोर्ट अभी यह तय करेगा कि यह मामला सुनने लायक है या नहीं, चूँकि इससे पहले मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट जाकर इस मामले को लेकर स्टे ऑर्डर लेके आया था। वहीं मुस्लिम पक्ष का यह भी कहना था कि अब तक दर्जन भर वादी पक्ष सामने आए और कोर्ट ने 4 वादी पक्षों को खारिज कर दिया है। फिलहाल अग्रिम सुनवाई के लिए 21 अक्टूबर तारीख निर्धारित की गई है। यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कोर्ट इस मामले को लेकर क्या अपना रुख अपनाता है। मथुरा से इंडिया वॉइस के लिए मनोहर पटेल। जाम के झाम से हर दिन जूझने वाली यूपी की राजधानी लखनऊ के बाशिंदों को इस विकराल होती जा रही समस्या से निजात दिलाने के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण ने कमर कस ली है और इसी को लेकर अथॉरिटी ने एक मास्टर प्लान भी तैयार किया है। क्या है ये पूरा मास्टर प्लान, इसको लेकर हमारे सहयोगी प्रियम पाठक जानकारी दे रहे हैं। राजधानी लखनऊ को ट्रैफिक जाम मुक्त कराने के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से अब कमर कस ली गई है, जिसके लिए अब लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से मास्टर प्लान तैयार कराया गया है, जिसके जरिए अब जितनी भी भीड़भाड़ वाली जगहें हैं, जो बाजारें हैं, उनको अब दूसरे नए रिंग रोड के किनारे शिफ्ट किया जाएगा, ताकि राजधानी लखनऊ वासियों को यातायात में ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझना ना पड़े। इसके लिए अमीनाबाद की दवा मार्केट समेत कई ऐसी दुकानें हैं और मंडियां हैं जिनको अब नई रिंग रोड के किनारे बाजार बनाकर शिफ्ट किया जाएगा। एलडीए ने नए आउटर रिंग रोड पर किसान पथ के किनारे थीम के आधार पर बाजार को विकसित करने की योजना बनाई है। इस योजना के चलते अब दवा मार्केट, बर्तन बाजार, टाइल्स और सैनिटरी की दुकानें, गल्ला मंडी की जितनी भी दुकानें हैं उनको शिफ्ट किया जाएगा। लखनऊ के अंदर यातायात और ट्रैफिक जाम एक बड़ी समस्या हमेशा से रहा है और कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटी के पूरे प्रोजेक्ट में कह सकते हैं एक बड़ा रोड़े के तौर पर रहा है कि लखनऊ के अंदर ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो काफ़ी जगहों पर देखने को मिलती है कि वहाँ पर जाम की समस्याएं जो हैं वो बनी रहती हैं। तो ऐसे में लोगों को ट्रैफिक जाम की समस्या का सामना ना करना पड़े, बेहतर आवागमन हो सके, लोगों को आने जाने में कहीं दिक्कतें ना हों और जितनी भी भीड़ भाड़ वाली जगहें हैं वहाँ पर अब यातायात बेहतर तरीके से हो सके, इसके लिए एलडीए ने अब अपना पूरा मास्टर प्लान तैयार किया है। इसमें सबसे पहले अमीनाबाद, दवा मार्केट, गल्ला मंडी, फर्नीचर मार्केट। शराबबंदी वाले बिहार में अब पहली बार शराब पीने पर पकड़े गए तो सिर्फ जुर्माना देकर नहीं छूटेंगे। ऐसे शराब के शौकीनों के साथ और क्या होगा, ये बता रही हैं हमारी संवाददाता रजनी शर्मा। बंदी वाले बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर कई संशोधन किए गए। कई बार ऐसी खामियां आई जब चूहे शराब पी गए, पुलिस बल शराब गायब कर दी, लेकिन इस बार मद्य निषेध विभाग ने एक अलियत फरमान सुनाया है। फरमान ये कि पहली बार शराब पीकर पकड़े गए
जो लोग हैं जिन्हें जुर्माने पर छोड़ा जाएगा, उन लोगों के घर पर चस्पाया जाएगा एक पोस्टर। जी हाँ, उस पोस्टर पे लिखा होगा कि आप पहली बार शराब पीकर जुर्माना देकर छूटे हैं, अगर आपने दोबारा इस गलती को दोहराई तो 1 साल की सजा, यानी आपको 1 साल के लिए जेल जाना होगा। ये उन तमाम घरों पर चस्पाए जाएंगे जो लोग पहली बार शराब पीकर जुर्माना देकर छूटे हैं। और अगर आंकड़ों की बात करें तो बिहार में लगभग 50,000 ऐसे लोग हैं जो इस कानून के बनने के बाद अब तक पहली बार जुर्माना देकर छूटे हैं। ऐसे में लोगों के लखनऊ में कलयुगी पति ने पत्नी को धारदार हथियार से मौत के घाट उतार दिया है और इस खबर पर पड़ताल की हमारे सहयोगी चंदन वर्मा ने। राजधानी लखनऊ के इटौंजा थाना क्षेत्र अंतर्गत हेमी गांव में कल देर रात एक सिरफिरे पति ने अपनी ही पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। जैसा कि परिजनों का कहना है, दहेज को लेकर आए दिन सिरफिरा पति पत्नी को करता था प्रताड़ित। वहीं कल देर रात धारदार हथियार से महिला के शरीर पर कई वार कर महिला को उतारा मौत के घाट। रामलीला मंचन के दौरान भगवान शिव का किरदार निभा रहे कलाकार की स्टेज पर ही हार्ट अटैक आने से मौत हो गई। जौनपुर जिले की मछली शहर तहसील में यह हादसा हुआ है और इस हादसे पर पड़ताल की हमारे सहयोगी विवेक कुमार ने। उत्तर प्रदेश के अयोध्या और फतेहपुर के बाद जौनपुर में भी रामलीला मंचन के दौरान कलाकार की हार्ट अटैक से हुई मौत। आपको बता दें कि मछलीशहर थाना क्षेत्र के बिलासीन गांव में आदर्श रामलीला समिति के मंच पर भगवान शिव का किरदार निभा रहे राम प्रसाद पांडे की हार्ट अटैक से स्टेज पर मौत हो गई। वहीं घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम भेज मामले की जांच में जुट गई है। तो रिपोर्टर लाइव में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।